जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं संजय सर नॉलेज कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। 500 से ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स की एक सीरीज जो हमने स्टार्ट की है, उस सीरीज के सेकेंड लेक्चर में हम हैं। इसके पहले मैंने वैदिक साहित्य आप लोगों को पढ़ाया है और आप लोग दो तरफा नॉलेज को तैयार करेंगे। एक जो हम यहाँ पढ़ें, दूसरा उसी टॉपिक को आप घर पर पढ़ें। आपके अपने नोट्स होंगे, अपनी किताबें होंगी, जो भी होगा उससे आप उसको तैयार करें। तो गाइस, जो सेकंड चैप्टर आज का है उसमें वैदिक साहित्य से आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे किस पर? बौद्ध और जैन तथा दक्षिण भारत का कुछ महत्वपूर्ण साहित्य। वैसे तो दोस्तों दक्षिण भारत के साहित्य में बहुत बड़ी विरासत हमारे पास है, मगर हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और हमारे पास कुछ ही टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं दक्षिण भारत में, मगर लिटरेचर में एक बहुत बड़ी विरासत दक्षिण भारत के लोगों को प्राप्त है। कौन कौन से प्रमुख दक्षिण भारत के साहित्य हैं, कौन से साहित्यकार हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो हम जो बात करें वो है जैन और बौद्ध और जैन धर्म। इसके बाद में एक जो टॉपिक आएगा वो प्राचीन भारत की सभी प्रमुख किताबों पर, ठीक है ना, उनके ऑथर और उनके वो किताबें कौन कौन सी है, उस पर क्या कहानी है, उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल में हम सिर्फ धार्मिक साहित्य पर भी बात कर रहे हैं, बौद्धिज्म और जैनिज्म। अब सबसे पहले मैं अगर कहूँ टॉपिक नंबर 2 में, तो वो आता है बौद्ध साहित्य। अब बौद्ध साहित्य में हमें क्या पढ़ना है? बौद्ध साहित्य में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक। अब त्रिपिटक क्या है भैया? तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और है बच्चा अभिधम्म पिटक। ये 3 सबसे पहले सोर्स हैं बुद्धिज्म के लिटरेचर के, 3 सोर्स। अब ये त्रिपिटक है क्या? पिटक मने क्या? देखो, पिटक मने बकेट। बकेट का मतलब होता है बाल्टी। तो ये एक पिटक मतलब एक ऐसी बाल्टी जिसमें बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, ठीक है ना। माने ये 3 अलग अलग हैं। एक पिटक जिसमें बहुत सारी किताबें हैं, दूसरा पिटक और तीसरा पिटक। अब हम सुत्त पिटक में कितनी किताबें हैं, विनय पिटक में कितनी हैं, अभिधम्म में कितनी हैं, इन सबको हमें अलग अलग नहीं पढ़ना है, क्योंकि पीएससी में ना इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा अगर साहित्य पे बात हुई। हाँ, जब हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे उसमें हो सकता है कुछ नई नई किताबों का वर्णन हो जाए। फिलहाल में जो पिछले साल तक क्वेश्चन जो पूछे उस आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। तो त्रिपिटक में सबसे पहली बात कि इनकी भाषा क्या है, तो इनकी भाषा है पाली। गौतम बुद्ध की जो आम लोगों से संवाद करने की भाषा थी वो पाली थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके ज्ञान को जिन ग्रंथों में संग्रहित किया गया, उन ग्रंथों को हम त्रिपिटक कहते हैं। जैसे ही गौतम बुद्ध की डेथ होती है, ठीक है, 483 BC में, उनकी डेथ के तुरंत बाद पहली काउंसिल हुई। अब इसे हम बोलते हैं फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। काउंसिल क्यों बुलाई गई? ताकि सारे बौद्ध के वो गुरु जिन्होंने गौतम बुद्ध से ज्ञान लिया वो सब अपना अपना नॉलेज लिखवा दें, क्योंकि गौतम बुद्ध ने तो एक तरह से बोलकर नॉलेज दिया। अब बोलकर नॉलेज दिया है तो उनके नॉलेज को लिखना ज़रूरी था ताकि अगली जनरेशन को ट्रांसफ़र किया जा सके। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई और उस पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में हमारे यहाँ जो है सुत्त पिटक और विनय पिटक का कंपाइलेशन यानी संकलन हुआ। त्रिपिटक में सबसे पहले है सुत्त पिटक। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद सभी उनके अनुयायियों को बुलाया गया, भिक्षुओं को बुलाया कि भाई तुमको गौतम बुद्ध ने क्या क्या ज्ञान दिया वो तुम बताओ, हम लिख लेते हैं। इसीलिए अब ज्ञान कैसे मिला उन भिक्षुओं को कि शायद किसी ने गौतम बुद्ध से कोई प्रश्न किया होगा, गौतम बुद्ध ने उस प्रश्न का जवाब दिया, यानी कि ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रहा, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, डायलॉग फॉर्म में रहा सुत्त पिटक। पहली बात तो ये ध्यान रखना। अब इसका कंपाइलेशन कब हुआ? तो हुआ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी? सबको पता है, अजातशत्रु ने करवाई थी, ठीक है। अब इसमें क्या है? गौतम बुद्ध के व्यक्तिगत उपदेश इसमें है, जिसमें नैतिकता,
और धर्म से संबंधित बुद्ध के संवाद यानी कि और भाषण उसमें शामिल हैं। तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए कि सुत्त पिटक मतलब गौतम बुद्ध का ज्ञान। अब विनय पिटक, विनय क्या होता है? विनय माने अनुशासन। तो अब गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संघ बनाया था। संघ मतलब क्या? वो स्कूल जहाँ बुद्धिज़्म की शिक्षा दी जाती है, और वो बौद्ध भिक्षु जो किसी न किसी संघ से संबंधित है वो अपने आसपास लोगों के बीच में जा करके बौद्ध धर्म को प्रचारित करेंगे, यही था संघ। तो अब संघ में कुछ निश्चित नियम थे। जब तक गौतम बुद्ध रहे उन्होंने नियम बना दिए, मगर अब गौतम बुद्ध के बाद नियम क्या होंगे? तो इसको लेकर के एक किताब लिखी गई जिसको हम बोलते हैं विनय पिटक। तो इसमें वो नियम और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनका पालन बौद्ध भिक्षुओं को करना पड़ेगा संघ में रहते हुए। ठीक है, ये हो गया विनय पिटक। तीसरा है अभिधम्म। अभिधम्म क्या है कि पहली काउंसिल हुई, दूसरी काउंसिल हुई, है ना, जो कालाशोक के समय पर हुई, और फिर तीसरी काउंसिल हुई जो अशोक ने करवाई थी पाटलिपुत्र में। तब तक काफ़ी लंबा अरसा बीत चुका था, 200-300 साल हो गए गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद, और बौद्ध धर्म में काफ़ी कुछ बदलाव आ चुका था। तो उस समय पर एक बहुत बड़े पंडित थे बौद्ध धर्म के ज्ञानी जिनको हम कहते हैं, वो है मोगलीपुत्त तिस्सा। मोगलीपुत्त तिस्सा जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन भी थे। उन्होंने सुत्त पिटक को आधार बना करके एक नई फिलोसॉफिकल बुक लिखी जिसको हम कहते हैं अभिधम्म पिटक। तो किसने लिखी है? मोगलीपुत्त तिस्सा, याद रहेगा, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। और ये दोनों कब लिखे गए थे? पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में। अब ये दर्शन और तत्व मीमांसा पर केंद्रित है। इसमें नैतिकता, ज्ञान, मनोविज्ञान जैसे सिद्धांतों के विषय में विचार विमर्श है। यानी ये बुद्धिज्म की फिलोसॉफिकल व्याख्या देती है, फिलोसॉफिकल ज्ञान जिसमें दार्शनिक व्याख्या जिसको हम कहते हैं वो प्रोवाइड करता है अभिधम्म पिटक। तो ये 3 हुए। अब इसमें ना सुत्त पिटक में कई सारे 5 किताबें हैं, इसमें भी कुछ किताबें हैं, आप चाहे तो उनको भी निकाल सकते हैं। ये हुआ त्रिपिटक। बौद्ध धर्म में एक चीज़ होती है वो है जातक कथाएं। जातक कथाएं क्या है कि गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी, उनको हम जातक कथाएं कहते हैं। और इसमें हर जन्म को हम कहते हैं जातक, पाली भाषा में जन्म को, बर्थ को जातक कहते हैं। तो उनके पूर्व जन्म की कहानियां हैं। इसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 2री शताब्दी ईसा पूर्व ना 6th सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी BC के बीच की सोशल इकोनॉमिकल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने बुद्ध के तौर पे जन्म लेने से पहले 500 बार जन्म लिया था। अब पता नहीं कितनी सच्चाई है। अगला बौद्ध ग्रंथ जो आता है वो आता है कथावस्तु। यह हीनयान संप्रदाय का एक ग्रंथ है। देखो बुद्धिज्म 2 भागों में बटा था, हीनयान महायान। तो हीनयान का जो है वो है कथावस्तु। इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अलग अलग तरीके से बताया है। तो कथावस्तु। बुद्ध चरित्र, इसकी रचना अश्वघोष ने की है। आपके लिए एक वर्क है, बताओ अश्वघोष किसके दरबार में था? पता कर लेना अश्वघोष किसके दरबार में था। तो अश्वघोष ने, दरअसल मैं बता देता हूँ, ये कनिष्क के दरबार में था और अश्वघोष ने रचना की बुद्ध चरित्र। इससे संस्कृत भाषा में लिखी हुई है ये बुद्ध चरित्र। अब हम आते हैं मिलिंद पन्हो की रचना किसने की है? नागसेन ने। दरअसल पोस्ट मौर्यन पीरियड में, यानी कि जिसे हम कहते हैं मौर्योत्तर काल में, क्या हुआ कि भारत में एक आक्रमण हुआ जिसको हम बोलते हैं इंडो ग्रीक। अब वो जो इंडो ग्रीक आक्रमण था उसमें एक राजा आया जिसका नाम था मिनांडर भारत आया और उसकी मुलाकात हुई नागसेन से। बौद्ध धर्म के बारे में कुछ प्रश्न पूछे होंगे, नागसेन ने प्रश्न का जवाब दे दिया। तो उनके बीच में जो आपसी कॉन्वर्सेशन था उस कॉन्वर्सेशन को एक ग्रंथ की शक्ल दी गई और उस ग्रंथ को कहते हैं मिलिंद पन्हो। ठीक है, अगला ग्रंथ है बुद्धिज्म का। बुद्धिज्म में और कुछ ग्रंथ आते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन पूछ लूँ कि भैया बताओ बौद्ध धर्म की रामायण किसको बोलते हैं, बौद्ध धर्म की भगवत गीता किसको? तो मिलिंद पन्हो जो है ना, इसे बौद्ध धर्म की भगवत गीता कहते हैं। याद रखना, इसे बौद्ध धर्म की भगवत गीता क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवत गीता में भी कृष्ण और अर्जुन की कॉन्वर्सेशन है, इसमें भी इनके कॉन्वर्सेशन है। अब हम बात करें जैन साहित्य में, तो जैन साहित्य को शुरुआत में कई सारे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो प्राकृत भाषा है जैन साहित्य की, और आगम ग्रंथ। जैन साहित्य को हम आगम कहते हैं। जैन साहित्य को, जैसे उनको त्रिपिटक कहते हैं, इनको आगम कहते हैं। और जैन आगम में 12 अंग हैं,
12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, 2 चूलिका सूत्र हैं। ठीक है, अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र, मूल सूत्र और चूलिका सूत्र। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, मूल सूत्र किस धर्म के ग्रंथ को कहते हैं? इस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, या आपसे 4 किताबें दे देंगे और 4 धर्म दे देंगे और आपसे मैच द कॉलम करने के लिए भी कह सकते हैं। अब इसमें आता है किताब है कल्पसूत्र, जैन साहित्य का, जैन धर्म का जो शुरुआती इनिशियल हिस्ट्री है वो हमको कल्पसूत्र से मिलता है, जिसकी रचना की थी किसने? भद्रबाहु। भद्रबाहु वही व्यक्ति जिनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन धर्म धारण किया था। भद्रबाहु जो दिगंबर जो संप्रदाय था उसके जनक भी थे, तो उन्होंने लिखा। फिर आता है भगवती सूत्र, तो इसमें महावीर के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जैन धर्म में और कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, परिशिष्ट पर्व, आचारांग सूत्र, आवश्यक सूत्र और भद्रबाहु चरित्र। इन पर भी आप लोग थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा। अब मैं आता हूँ दक्षिण भारत के साहित्य पर, और दक्षिण भारत के साहित्य में अगर मैं बात करूँ तो इसमें 4 भाषाओं का बहुत प्राचीनतम इतिहास है। इन 4 भाषाओं में तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, कन्नड़ आपको पता है कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक वाले बेल्ट में, तेलुगु हमारे आंध्रा में और मलयालम हमारे केरला में। तो 4 अलग अलग भाषाओं का इतिहास उतना ही इन भाषाओं का इतिहास आपको पता है हिंदी से भी बहुत पुराना है। हिंदी तो बहुत नई भाषा है और इनको हम क्लासिकल लैंग्वेज में रखते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज की शर्त ही है कि उसमें लगभग 2 से 3 हज़ार साल पुराना इतिहास होना चाहिए, यानी जितना पुराना संस्कृत का इतिहास है उतना ही इन 4 भाषाओं का इतिहास है। मगर हम लोग उन भाषाओं को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोग उनके इतिहास के उनके महत्व को भी नहीं समझते हैं। तो दक्षिण भारत में इन 4 भाषाओं में सबसे पहले मैं बात करूँगा तमिल साहित्य में। तो सबसे पहले तो कि तमिल सबसे प्राचीनतम भाषा है और इस भाषा में सबसे पहले ही राइटिंग का काम हुआ। तमिल भाषा में लिखी गई पहली जो रचना है वो है संगम साहित्य। मौर्य काल जब था उस प्राचीन काल के समय पर संगम जो है लगभग 300 BC में इसकी रचना हुई। पांड्य जो दक्षिण भारत के राजा थे उन्होंने विद्वानों की संगम कराई, मतलब मीटिंग कराई, असेंबली बुलाई और उसमें जिन किताबों की रचना हुई उसे हम संगम लिटरेचर कहते हैं। ये अलग अलग विषयों पर लिखी हुई किताबें हैं। इसमें हमें संगम साहित्य को, संगम लिटरेचर को 2 ग्रुप में बांटते हैं। पहली बात तो ये क्वेश्चन बनेगा कि संगम लिटरेचर किस भाषा का है, तो तमिल का है। पांड्य राजाओं के संरक्षण में इनकी रचना हुई है। संगम साहित्य के 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले अहम, या इसको हम बोलते हैं अगम, तो मानव जीवन के आंतरिक पहलू, इंटरनल मैटर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। और अमूर्त विषय, अमूर्त मतलब जिनका कोई आकार नहीं है ना, आत्मा है, परमात्मा है, ज्ञान है, कर्म है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो आपके शरीर की आत्मा से संबंधित विषय हैं उन विषयों पर लिखा हुआ जो तमिल ग्रंथ है, प्रेम है, भावनाएं हैं, उसको हम बोलते हैं अहम या आगम। ये संगम साहित्य का पहला पार्ट। दूसरा है पुरम। पुरम मानव जीवन के बाह्य पहलू, मतलब आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई वो चीज़ें जो आपके व्यवहार से संबंधित हैं, रिश्ते, नातेदारी, धर्म, इन सब के संबंध में जो किताब है वो है जीवन, वीरता और नैतिकता से जुड़ी हुई, वो उसको हम कहते हैं पूरम। तो संगम साहित्य 2 भागों में है, अहम और पूरम। संगम साहित्य के अलावा तमिल भाषा में कुछ महत्वपूर्ण और भी ग्रंथ हैं, जिनमें एक है सिलप्पादिकारम। सिलप्पादिकारम जो लिखा है आदिगल ने, इलंगो आदिगल। इसके अलावा जीवन चिंतामणि और तिरुक्कुरल इस भाषा की 2 प्रमुख अलग रचनाएं आपको मिलती हैं। तमिल के भाषा में मैं आता हूं तेलुगु पर। तेलुगु भाषा को आमजन की भाषा के रूप में लोकप्रिय बनाने का काम जाता है एक तेलुगु कवि जिनका नाम है नन्नय। क्या नाम है? नन्नय। ये 11वीं सेंचुरी के थे। इन्होंने महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद किया था और उसके बाद से तेलुगु जो है एक पॉपुलर लैंग्वेज बन पाई। इस भाषा की सबसे सफल रचना में नचना सोमनाथ ने किताब लिखी जिसका नाम है उत्तर हरिवंशम। प्रश्न आ जाएगा, उत्तर हरिवंशम जो प्रश्न है, जो किताब है, किस भाषा की है, किसने लिखी है।
इस भाषा के साहित्य में सबसे बड़ा रोल प्ले किया था विजयनगर के समय पर कृष्णदेव राय और उसके दरबार में जो कवि रहते थे, है ना। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में जो है अष्टदिग्गज रहते थे। अष्टदिग्गज वो जो तेलुगु साहित्य के 8 महान जो है कवि थे, संगीतकार नहीं, माफ कीजिएगा, साहित्यकार थे। और ये तेलुगु साहित्य का कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड को हम तेलुगु साहित्य का गोल्डन पीरियड कहते हैं। उसकी एक रचना है आमुक्त माल्यद, ये भी याद रखना। कृष्णदेव राय बहुत पॉपुलर व्यक्ति विजयनगर का, बाबर ने इसको भारत का महानतम शासक बताया था। इसके अलावा एक और तेलुगु साहित्य की किताबों का ग्रुप है प्रबंध काव्य, ठीक है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में 8 विभूतियां, जिनमें अष्टदिग्गज, मैंने कहा अष्टदिग्गज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान थे, वो भी याद रखना आप लोग, है ना। इनमें तेनाली रामकृष्ण, रामराज भूषण और नंदी तिमन्ना, इनके नाम जरूर याद रखना। इन पर प्रश्न ये बन सकता है कि फलाना फलाना साहित्यकार किस भाषा से रिलेटेड है। अब मैं आता हूँ मलयालम साहित्य पे। तो मलयालम साहित्य का विकास खासतौर पे किस राज्य में है? केरल और उसके आसपास के क्षेत्र में। मलयालम भाषा का उद्भव 11वीं सेंचुरी के आसपास में होता है और एक स्वतंत्र भाषा के रूप में मलयालम 15वीं शताब्दी तक इस्टेब्लिश हो जाती है। मलयालम साहित्य की एक प्रमुख रचना है कोका संडीसन और भास कौटिल्य। कोका संडीसन और भास कौटिल्य। कुंजन नम्बियार को मलयालम का जन्म कवि, कुंजन नम्बियार मलयालम का जन कवि इसको कहते हैं। इस पर प्रश्न बनेंगे, अगर कोई एग्जामिनर समझदार होगा ना तो अब वो इस तरह पर प्रश्न पूछेगा दक्षिण भारत पर, जो कि अब क्योंकि इस पर बहुत सारे अलग अलग एग्जामिनेशन में प्रश्न बन रहे हैं। कन्नड़ साहित्य अगला अंतिम महत्वपूर्ण है दक्षिण भारत का। सबसे पहले तो कन्नड़ साहित्य को डेवलप किया जैन विद्वानों ने, ठीक है। जैन धर्म से प्रभावित ग्रंथ सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो है माधव द्वारा लिखित धर्मनाथ पुराण। जैन साहित्य को मतलब जैन लिटरेचर में कन्नड़ भाषा में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए और पहला जो है धर्मनाथ पुराण जो माधव ने लिखा था। 10वीं शताब्दी में कन्नड़ भाषा को रत्नश्रय के नाम से मशहूर 3 कवि, याद रखना 3 कवि कन्नड़ भाषा के हैं जिनको रत्नाश्रय कहते हैं। 3 कवि, जिनमें एक आता है पंपा, पोन्ना और रन्ना। पंपा, पोन्ना और रन्ना ये कन्नड़ भाषा के 3 कवि हैं। ऐसे तमिल भाषा तेलुगु भाषा के थे अष्टदिग्गज, उनमें 2-3 थे, तेलुगु के भी रहे। तो ये 3 कवि जिनको बोलते हैं रत्नत्रय, ये कन्नड़ भाषा के। इनमें जो पंपा है, पंपा को कन्नड़ भाषा का पिता कहते हैं। पंपा कन्नड़ लैंग्वेज का फादर है। इन्होंने आदि पुराण और विक्रमार्जुन नामक 2 सबसे महानतम ग्रंथ लिखे हैं, आदि पुराण और विक्रमार्जुन। 2 अलग कन्नड़ कवियों में पोन्ना और रन्ना हैं, जिन्होंने पोन्ना ने शांति पुराण लिखा है, शांति पुराण पोन्ना ने लिखा है, और अजीत नाथ ये रन्ना ने लिखा है, ठीक है। कई और दूसरे भी ग्रंथ लिखे, जैसे नरहरि तार वेरामन प्रमुख है, जिससे वाल्मीकि रामायण से प्रेरित बताया है। कन्नड़ भाषा में रचित राम पर पहली कहानी जो है वो यही है, नरहरि तार वेरामायण, जो रामायण पर आधारित है। तो दोस्तों ये जो है तेलुगु साहित्य की कुछ भाषाएं थी और तेलुगु साहित्य का कुछ लिटरेचर और जैन और बौद्ध धर्म का। तो ये जो है टॉपिक नंबर 2 था, जो बुद्ध और जैन और दक्षिण भारत के कुछ लिटरेचर पर था। मुझे लगता है इससे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनेंगे। अब आगे लेक्चर नंबर 3 होगा, उसमें मैं कुछ प्राचीन भारत के और इम्पॉर्टेंट शब्दावलियों पर भी एक चीज़ें लेकर के आने वाला हूँ। गाइज ये सीरीज जो है आपको 500 टॉपिक से ज़्यादा प्रोवाइड करेगी, यूनिट नंबर 1 से 10 तक। PDF टेलीग्राम पर मिलेगी, MCQ सीरीज भी इसमें इन्वॉल्व हैं, इंगेज हैं, उनकी PDF भी टेलीग्राम पर मिलेगी टेस्ट के फॉर्मेट में। आप चाहें तो टेलीग्राम को जल्दी से जल्दी पहले ज्वाइन कर लें, और ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कर दो, लोगों तक पहुंचा दो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।